ठीक है, ब्रेक के बाद अभी ये सब तो आपने देख लिया है। अब इन सब के बाद इनसे थोड़ा डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं और कुछ और सिग्नल्स के लिए कैलकुलेशन करते हैं। राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn with the help of Fourier transform, so we can calculate exponential coefficient Cn also with the help of Fourier transform. ओके तो Fourier transform Fourier सीरीज को भी आसान बनाता है और एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn का कैलकुलेशन भी हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं, Fourier ट्रांसफॉर्म के हेल्प से। एक एग्जांपल बताता हूँ कि कैलकुलेशन कैसे करना होता है। सपोज देयर इज़ ए सिग्नल xt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस सिग्नल इज़ नॉन पीरियोडिक। अभी जो सिग्नल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक। -τ/2 to τ/2 एक्सटेंशन विथ पीक एम्पलीट्यूड A0। ओके, पीक एम्पलीट्यूड है A0। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखना है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म तो आपको याद है, आप लिखेंगे A0 टाउ सैम्पलिंग ω/2। ठीक है, ये जो सिग्नल है ये नॉन पीरियोडिक है, इसका कोई फोरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं होगा, बट फोरियर ट्रांसफॉर्म तो होगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको मालूम था, वही ट्रांसफॉर्म मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, xt को रिपीट करके न्यू सिग्नल फॉर्म करूँगा yt। सो yt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ व्हाट इज़ yt? yt इज़ पीरियोडिक वर्जन ऑफ xt में जो रेक्टेंगल है इसको रिपीट करके कौन सा सिग्नल प्रोड्यूस करो, yt, और yt कैसा होगा, पीरियोडिक। yt किस टाइप का सिग्नल है, पीरियोडिक। सो yt इज़ पीरियोडिक सिग्नल एंड it is periodic version of signal xt. Peak amplitude of yt is A0. Time period of signal is T0 and in the range of time period extension of pulse is from -τ/2 to τ/2। ठीक है, तो xt को रिपीट करके मैंने एक पीरियोडिक सिग्नल फॉर्म किया yt। ओके, अब yt पीरियोडिक है तो yt के लिए एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn लिखना है। तो yt का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn xt के फूरियर x ओमेगा से एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल रिलेशनशिप से रिलेटेड है। वो रिलेशनशिप क्या है, x ऑफ n ω0 डिवाइडेड बाई T0। x ऑफ n ω0 डिवाइडेड बाई T0। तो xt का जो भी फूरियर आया इसमें ओमेगा को किससे रिप्लेस करो, n ω0 से। तो आप लिखते A0 टाउ सैम्पलिंग n ω0 τ/2। अभी हमने क्या लिखा, x ऑफ n ω0 अब किससे डिवाइड करना है, T0 से। तो इस तरह हमने एक रिलेशनशिप यूज़ किया है और ये जो रिलेशनशिप आप देख रहे हैं, दिस रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको यूज़ करना बहुत कम ही लोग जानते हैं। ये रिलेशनशिप तो जानते हैं बट इसका इस्तेमाल करना, इसको यूज़ करना, कैलकुलेशन को आसान बनाना बहुत कम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो हमने yt का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट फोरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, आप अपने क्लास नोट्स में, वर्कबुक में नहीं बोल रहा हूँ, क्लास नोट्स में थोड़ा फोरियर सीरीज चैप्टर ओपन करना और फोरियर सीरीज चैप्टर का फर्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन देखना कि मैंने क्या सॉल्व कराया था। ठीक है, क्योंकि आप अपने क्लास नोट्स में फोरियर सीरीज टॉपिक ओपन करोगे, उसमें फर्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन देखोगे तो यही वेव फॉर्म मैंने ड्रॉ किया था और बोला था इसका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करो।
तो हमें रफली 5 to 6 मिनट्स लगे थे, फिर आंसर आ गया था। बट आंसर तक पहुंचने में हमें टाइम लगा था। वही कैलकुलेशन यहाँ कितना फास्ट हुआ। तो आपको टाइम डिफरेंस दिखेगा कि पहले कैलकुलेशन कितना स्लो था, कितना लेंदी था, अभी दिखेगा कैलकुलेशन कितना फास्ट है। ये आपको समझ में आए इसलिए बोल रहा हूँ। फूरियर सीरीज टॉपिक ओपन करना अपने क्लास नोट्स में, और फूरियर सीरीज टॉपिक का फर्स्ट कन्वेंशनल क्वेश्चन एक बार देखो तो आपको पता चलेगा। वहाँ हमने कैलकुलेट किया था और वहाँ भी यही आंसर आया था। एक बार देखो और चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। एक बार देखो और चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, आपको वो क्वेश्चन मिला कि नहीं, फिर आपको वो प्रोसेस दिखा कि नहीं दिखा। हमने फार्मूला यूज़ करके कैलकुलेट किया था। सी एन कैलकुलेशन का फार्मूला आपने लिखा था 1/T0 इंटीग्रेशन -T0/2 to T0/2 xt e⁻j n⍵0t dt। हमने इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया था। 5 to 6 मिनट्स लगे भी थे। ओके, भक्ति ने बोला यस सर चेक्ड। श्वेता ने बोला यस सर लॉन्ग इंटीग्रेशन प्रोसेस। आश्विन ने बोला यस सर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सेकेंड क्वेश्चन होगा, सेकेंड क्वेश्चन ही सही। शुभम ने बोला सर मिल गया। शिवन ने बोला यस सर मिल गया। आदित्य ने बोला यस सर सेम आंसर। सागर ने बोला सेम आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आया। ओके, रोही ने भी बोला यस सर सेम। आकांक्षा ने बोला सर मिल गया। ओके, ठीक है, आपको समझ में तो आ गया। तो अब यहाँ पर लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ ऐसा है, मान लो आपके सामने क्वेश्चन में वेव फॉर्म yt आए, ओके, और कहा जाए yt का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट cn कैलकुलेट करो। तो आपको क्या करना है, yt के सेंटर में जो पल्स है, इस सेंट्रल पल्स को सेपरेट ड्रॉ कर लो। तो इसके सेंटर में जो पल्स है उसको अलग से ड्रॉ कर लो और मान लो कि वो सिग्नल xt है। फिर इसके लिए क्या कैलकुलेट कर लो, फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। तो yt के सेंटर में जो पल्स है उसको अलग से ड्रॉ करो, फिर किसी भी तरह उसका क्या कैलकुलेट करो, फूरियर। फिर जब फूरियर मिल जाए तो cn कैलकुलेट करो डायरेक्ट इस रिलेशनशिप से, x ऑफ n⍵0 डिवाइडेड बाई T0। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल yt विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या ड्रॉ करूँगा, पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव, पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव। ओके, peak amplitude of triangle is a0, time period of signal is t0, this is the range of time period from -T0/2 to T0/2, this is the range of time period. In the range of time period, extension of triangle is -tau to tau, and what we have to do for this signal yt, we have to calculate एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट cn। तो पीरियोडिक सिग्नल yt के लिए क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट cn। ओके, इस बार चैट बॉक्स में आप रिप्लाई करोगे कि आंसर क्या आएगा। आपको समझ में आया तो चैट बॉक्स में प्लीज़ आप लोग रिप्लाई करेंगे।
ऋषभ बेटा योर आंसर इज करेक्ट। ऋषभ ने करेक्ट रिप्लाई किया है ए टाउ अपॉन टी नॉट सैम्पलिंग स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टाउ बाय 2। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्या करना है, इसके सेंटर में जो पल्स है इसे आपने सेपरेटली ड्रॉ किया और इसे अज्यूम कर लिया आपने सिग्नल एक्स टी। सो व्हाट इज एक्स टी? इट इज़ अ ट्रायंगुलर पल्स in the range minus tau to tau with peak amplitude a naught. Now for xt what we have to do, we have to calculate Fourier x omega। ट्रायंगुलर पल्स का फूरियर हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। क्या लिखा था फूरियर? ए नॉट टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ बाय 2। ए नॉट टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ बाय 2। अब मुझे वाई टी का कोएफिशिएंट सी एन चाहिए, तो सी एन एक्स ऑफ ओमेगा से रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है? फॉर्मूले से एक्स ऑफ एन ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय टी नॉट। यही फार्मूला यूज़ कर लो। एक्स ओमेगा मालूम है, इसमें ओमेगा को एन ओमेगा नॉट से रिप्लेस करो। ए नॉट टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2। एक्स ऑफ एन ओमेगा नॉट हमने लिख लिया। अभी किससे डिवाइड करेंगे? टी नॉट से। तो इसे डिवाइड करो टी नॉट से। तो हमने सी एन एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट सी एन बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लिया। चलो, अब ये सब तो आपने देख लिया। अब इसके बाद अब इन सब से डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं। ओके, अब इन सब से थोड़ा डिफरेंट पॉइंट्स लिखते हैं। ठीक है, हमने अभी पीरियोडिक सिग्नल का कोएफिशिएंट सी एन फूरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से कैलकुलेट किया। बट क्या हमने पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखा? नहीं। Now what we have to do, we have to calculate Fourier transform for periodic signal। तो पीरियोडिक सिग्नल के लिए अब क्या कैलकुलेट करना है? Fourier ट्रांसफॉर्म। अभी नेक्स्ट स्लाइड में कैलकुलेशन करूँगा। सो राइट डाउन Fourier ट्रांसफॉर्म कैलकुलेशन फॉर periodic signal ठीक है। सपोज सिग्नल xt is periodic signal and its exponential Fourier series is summation Cn e की पावर j n omega naught t। For this signal what we have to do, we have to calculate Fourier transform। ठीक है। तो अब यहाँ भी एक पॉइंट है, आप उसी पीरियोडिक सिग्नल का ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं जिसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है। वी कैन कैलकुलेट फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर दोज पीरियोडिक सिग्नल्स only for those periodic signals for which Fourier series also exist। तो जिसका फोरियर सीरीज एग्जिस्ट करता है उसी पीरियोडिक सिग्नल का क्या मिलेगा? फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब कोई बोले कि tan फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखो, नॉट पॉसिबल, बिकॉज फॉर tan फंक्शन फोरियर सीरीज डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमने फोरियर सीरीज में देखा है। ठीक है, बट फॉर पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वे, पीरियोडिकल स्क्वायर वे, पीरियोडिकल sawtooth way, we can calculate Fourier transform because for these waveforms Fourier series also exist। ठीक है, तो हमें करना क्या है? हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है फोरियर सीरीज का, इसी के लिए ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो वो एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का। फिर जो पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो स्टैंडर्ड फार्मूला आएगा उसे याद कर लेंगे। ठीक है,
और उस फॉर्मूले में बस केवल एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn कैलकुलेट करके पुट करना पड़ेगा। और चाहो तो एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn भी कुछ इस तरह फूरियर ट्रांसफॉर्म के हेल्प से ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं। फॉर डीसी सिग्नल 1 व्हाट इज द फूरियर 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ओके। फॉर अब मैं 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ Cn से, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या लिखता 2 पाई Cn डेल्टा ओमेगा, ठीक है। 1 को अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया Cn से। Cn इज़ फंक्शन ऑफ वेरिएबल n बट इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड वेरिएबल t, so for omega and t it will be treated as constant and we can multiply same constant in the LHS and RHS also, because this is the law of homogeneity in the linearity property। आपने लॉ ऑफ होमोजेनिटी लीनियरिटी प्रॉपर्टी में लिखा है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब जो वेरिएबल t और वेरिएबल ओमेगा से इंडिपेंडेंट हो। तो Cn तो n का फंक्शन है ना, t का फंक्शन है क्या नहीं, ओमेगा का फंक्शन है क्या नहीं, तो t और ओमेगा के लिए किसकी तरह ट्रीट होगा, कांस्टेंट की तरह। तो हम लोग दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Cn से, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद Cn को मल्टीप्लाई करो e की पावर j n ओमेगा नॉट t से। अभी e की पावर j n ओमेगा नॉट t वेरिएबल t का फंक्शन है। अभी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में साइन कैसा यूज़ करते हो, अपोजिट। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल का पावर प्लस में, तो यहाँ शिफ्टिंग में साइन किस में, माइनस में। तो मैं क्या लिखूँगा 2 पाई Cn डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। अब दोनों साइड क्या अप्लाई करूँगा, समेशन, क्योंकि समेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। और लीनियरिटी प्रॉपर्टी में लॉ ऑफ एडिटिविटी भी तो है, लॉ ऑफ एडिटिविटी भी तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। मतलब अगर LHS में फंक्शंस ऐड होंगे तो RHS में उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या करोगे, ऐड। इसलिए दोनों साइड क्या अप्लाई कर सकते हो, समेशन। अभी ये जो LHS है ये कौन सा सिग्नल है, पीरियोडिक सिग्नल xt। तो RHS में मैंने जो भी लिखा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा। तो हमें करना क्या है, हमें ये जो रिज़ल्ट आया ये रिज़ल्ट याद रखना है, बस इतना याद रखना है। फॉर पीरियोडिक सिग्नल xt फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 2 पाई समेशन Cn डेल्टा ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। ये रट्टा मार के बैठ जाओ, याद कर लो इसको। फिर जब कोई पीरियोडिक सिग्नल आया उसके लिए ट्रांसफॉर्म लिखना होगा, तो बस केवल उस सिग्नल का कोएफिशिएंट कैलकुलेट करो और कोएफिशिएंट इस फॉर्मूले में पुट कर दो, फूरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। आसान है ना। कोई पीरियोडिक सिग्नल आया और उसका ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो हमें बस केवल एक काम करना है, और वो एक काम क्या है कि पीरियोडिक सिग्नल xt का क्या कैलकुलेट कर लो, Cn, और इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अपना आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसी पर बेस्ड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल xt t के रेस्पेक्ट में, सिग्नल xt t के रेस्पेक्ट में, एंड सिग्नल इज पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव, पीरियोडिकल ट्रायंगुलर वेव with peak amplitude a naught, time period t naught, and in the range of time period extension of pulse is minus tau to tau, ठीक है। इस सिग्नल xt का क्या कैलकुलेट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो xt के लिए ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग ऐसा करेंगे, पहले इस सिग्नल का क्या लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn। मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। ओके, तो इस सिग्नल के लिए पहले क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn। हमने थोड़ी देर पहले इस कोएफिशिएंट का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट Cn इधर लिखा था, ये लिखा था ना, यहाँ पर है ए नॉट टाउ अपॉन टी नॉट सैम्पलिंग स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2। लिख डालो, तो यही रिज़ल्ट लिख डालो, ए नॉट टाउ अपॉन टी नॉट सैम्पलिंग स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2। अभी Cn लिख दिया, अभी क्या करोगे, यही तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, बस केवल इसमें Cn को पुट कर देना है, अपना आंसर आ गया। सुपर इजी मेथड, ठीक है। तो आपने x ऑफ ओमेगा लिखा, समेशन ऐसे लिखूँगा 2 पाई समेशन Cn डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, रेंज ऑफ एन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। फिर आप लिखते एक्स ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई समेशन, अब मैं Cn लिखूँगा तो Cn क्या लिखता, ए नॉट टाउ अपॉन टी नॉट सैम्पलिंग स्क्वायर एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2, एन ओमेगा नॉट टाउ बाई 2। अच्छा, ये तो Cn है, फिर किससे मल्टीप्लाई करो, डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट से। अभी हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो यही फाइनल आंसर है गिवन पीरियोडिक सिग्नल का। देखो कैलकुलेशन कितना आसान बन गया। करना क्या था, बस केवल ये जो पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है ये याद करके बैठ जाओ और इसमें बस केवल क्या पुट कर दो, Cn। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है, सिग्नल xt is periodic signal and the signal is periodic impulse train, periodic impulse train, and for this signal we have to calculate Fourier transform. Signal is summation delta t minus n t naught, range of n माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। अगर आप इस सिग्नल को ड्रॉ करें तो सिग्नल xt t के रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा आएगा, इसमें इम्पल्सेस को रिपीट करना है। इसमें क्या करोगे, इम्पल्सेस को रिपीट करो। टाइम इंस्टेंट्स आर 0, t naught, 2t naught and so on, minus t naught minus 2t naught and so on, यही वेव फॉर्म आएगा। अच्छा ओके, अब इस वेव फॉर्म के लिए क्या कैलकुलेट करना है, फूरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब ये भी बहुत आसान है, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इधर ही राइट साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। आपने फॉर्मूला यूज़ कर लिया पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म का। फॉर्मूला आपने क्या लिखा है, 2 पाई समेशन Cn डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, ओके, रेंज ऑफ n माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट।
ठीक है। फिर मैं क्या लिखता, 2 पाई समेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ओके, अच्छा ये तो स्टैंडर्ड सिग्नल है और इसका एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट आपने फूरियर सीरीज चैप्टर में लिखा भी है। मैंने ये क्वेश्चन फूरियर सीरीज में भी सॉल्व कराया है और आपने इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn क्या लिखा था, 1/T0। तो आपने इस सिग्नल के लिए एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट फूरियर सीरीज चैप्टर में भी कैलकुलेट किया है। कितना आता है, 1/T0। तो यहाँ Cn को किससे रिप्लेस करूँगा, 1/T0 से, और इस फॉर्म में लिख दूँगा। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर एक टर्म दिख रहा है 2 पाई अपॉन T0 का। अब 2 पाई अपॉन T0 को मैं क्या लिखता, ओमेगा नॉट। सो आंसर इज ओमेगा नॉट समेशन डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, रेंज ऑफ एन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। तो पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, एक बच्चे ने पूछा है, सर हाउ टू रिमेंबर दीज मच फार्मूलाज। ओके, तो इतने जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे याद रखें। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ। ओके, जो अपना सिग्नल एंड सिस्टम का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने एक लिंक शेयर किया है। ओके, जो सिग्नल सिस्टम का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैंने एक लिंक शेयर किया है जो मेरे ही यूट्यूब चैनल का है। वेक्टर थॉट के नाम से यूट्यूब चैनल मैंने 3 साल पहले कोविड में स्टार्ट किया था। 3 साल पहले कोविड में स्टार्ट किया था। ओके, बट अभी पिछले 1-2 साल से वर्कलोड की वजह से अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो उसमें ये टेक्निक मैंने डिस्कस की है। मैंने ये किस तरह याद रखें, किस तरह रिकॉल करें, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में शेयर किया है कि आप जो भी चीज़ें याद करते हैं वो लॉन्ग टाइम मेमोरी में कैसे जाएगा। ओके, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी शेयर किए हैं, आप एक बार देख लेना। एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा ONGC का रहा है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वो भी शेयर किया है, प्लस बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी शेयर किए हैं। ओके, जब मैं भी आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा था तो कभी कभी मैं भी डीमोरलाइज होता था। तो इंसान जब डीमोरलाइज होता है तो क्या करता है, जनरली कुछ चीज़ें वो लिखता है जिससे कि उसे मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो मैं यही काम किया करता था प्रिपरेशन के टाइम में। जब कभी अपने हिसाब से किसी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस नहीं हुई, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, ओके, तो फिर बैठ कर के कुछ लिखता था, चीज़ें रिकॉल करता था कि क्या हुआ मेरे साथ और इसमें नई चीज़ें क्या कर सकता हूँ, खुद को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। और लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग पीछे रह जाते हैं, खुद को कमज़ोर समझते हैं, उनके लिए आगे बढ़ने का स्कोप नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ना है तो खुद को स्ट्रांग समझो,
और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। नेगेटिव चीज़ें सोचोगे तो दुनिया में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा भरी हुई है, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस सिनेरियो से बहुत सारी कविताएं लिखी, उन्हीं कविताओं पर कुछ वीडियोस भी बनाए हैं और पोस्ट किए थे, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है। और स्पेशली जितने भी वीडियोस हैं उसकी एडिटिंग से लेकर के सारा काम मैंने ही किया। वन मैन आर्मी बन करके वो सारे वीडियोस बनाता था। उस समय टाइम भी होता था, कोविड में क्लासेस होती नहीं थी, तो क्या करता, चलो कुछ तो इनोवेटिव करूं, है ना। हो सकता है इसमें से 2-3 लाइन्स अगर किसी को पसंद आ गए या किसी बच्चे की लाइफ में अगर कोई चेंज हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और कोविड के टाइम में जब क्लासेस नहीं चलती थी तो बहुत सारे बच्चे डिप्रेस भी हो रहे थे, डिमोरलाइज हो रहे थे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने का मन नहीं कर रहा था। सबकी तरफ से मुझे कभी टेलीग्राम ग्रुप पर, कभी फेसबुक पर मैसेजेस आते थे कि सर अभी क्या करें, कैसे तैयारी करें। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। ओके, अभी जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर इसी क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है इसी में अगर CN हमें कैलकुलेट करना होता, जो टेक्निक मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया उसी के हेल्प से, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। नहीं याद है, अगर इस वेव फॉर्म का CN नहीं याद है तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करना है, इसके सेंटर में जो भी फंक्शन है, ओके, इसका क्या लिखो, फूरियर। तो सेंटर में कौन सा फंक्शन है, डेल्टा टी, डेल्टा टी का फूरियर क्या, 1, ओके। तो सेंटर में कौन सा फंक्शन है, डेल्टा टी, डेल्टा टी का फूरियर क्या, 1। अब यहाँ जो भी आया इसमें ओमेगा को एन ओमेगा नॉट से रिप्लेस करो। अभी ये तो कांस्टेंट है तो ओमेगा को एन ओमेगा नॉट से रिप्लेस करो, कोई चेंज नहीं आया। एन ओमेगा नॉट से रिप्लेस करने के बाद किससे डिवाइड करो, टी नॉट से। तो क्या मिल जाएगा, सिग्नल का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट CN। तो हमने फिर से बहुत ही आसानी से कोएफिशिएंट CN कैलकुलेट कर लिया। समझ में आया। जो पीरियोडिक सिग्नल है, इसके सेंटर में जो पल्स है, पहले उसका फूरियर लिखो। तो उसके सेंटर में फंक्शन क्या है, डेल्टा टी, डेल्टा टी का फूरियर क्या, 1, ओके। अब यहाँ जो फूरियर आया इसमें ओमेगा को एन ओमेगा नॉट से रिप्लेस करो तो भी 1 ही लिखते, फिर किससे डिवाइड करो, टी नॉट से। तो क्या मिला, गिवन सिग्नल का एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट CN। ठीक है, चलो अभी ये सब कुछ तो हो गया, ओके। चलो अब हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा समराइज़ करते हैं। कल से लेकर अभी तक फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो भी पढ़ा है उसे थोड़ा चार्ट वाइज लिखते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं उनको लिखते हैं और उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलो। सो राइट डाउन फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स, फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स, ओके। तो फर्स्ट कॉलम में सिग्नल, फर्स्ट कॉलम में सिग्नल, ओके। तो फर्स्ट कॉलम में सिग्नल और सेकंड कॉलम में फूरियर ट्रांसफॉर्म, सिग्नल एंड इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। First signal is delta t. For delta t, Fourier transform is 1. Next signal is DC signal A naught. What is the Fourier? 2 pi A naught delta omega. Next signal है ut. Fourier transform is 1 by j omega plus pi delta omega. Next signal is signum of t. Fourier transform is 2 by j omega. नेक्स्ट फंक्शन है
e की पावर माइनस ए टी यू टी फॉर ए ग्रेटर देन 0. Fourier transform is 1 upon a plus j omega. Next signal is e की पावर माइनस a modulus of t for a greater than 0. Fourier transform is 2a upon a square plus omega square. ठीक है, अभी और भी सिग्नल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे लिखता हूँ मैं. ओके चलो, और भी वेव फॉर्म्स हैं, लिखें, और भी फंक्शंस हैं. नेक्स्ट सिग्नल, ओके, सो नेक्स्ट सिग्नल इज cos omega naught t. Fourier transform is pi in bracket delta omega plus omega naught plus delta omega minus omega naught. Next signal is sin omega naught t. Fourier transform is pi into j delta omega plus omega naught minus delta omega minus omega naught. Next signal है, next signal is a rect t by tau. Okay, a rect t by tau. ओके, तो उसमें क्या ड्रॉ करूँगा, रेक्टेंगल, एक्सटेंशन ऑफ रेक्टेंगल माइनस tau by 2 to tau by 2 amplitude a, and what is the Fourier, a tau sampling omega tau by 2. ठीक है, ओके. नेक्स्ट सिग्नल लिखना, नेक्स्ट सिग्नल है a नॉट सैम्पलिंग के टी. What is the Fourier transform? Fourier transform is rectangular pulse in frequency domain. Extension of rectangle minus k to k. Pulse amplitude a naught pi by k. ठीक है. नेक्स्ट सिग्नल है triangular pulse. So next signal is triangular pulse. A try t by tau. Extension of triangle minus tau to tau. ट्रायंगल का एक्सटेंशन है माइनस टाउ से टाउ तक. एंड Fourier transform is a tau sampling square omega tau by 2. A tau sampling square omega tau by 2. ठीक है. विश्वा ने बोला है, सर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 था ONGC में, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छी बात है, हमारा ड्रीम जिया है आपने. अच्छा, मैं विश्वा को भी बता रहा हूँ और बाकी सारे आप बच्चों को भी बता रहा हूँ कि एफर्ट बहुत करना पड़ता है बेटा. जब मैं भी यहाँ मेड जी में आया था 2006-07 बैच में, तो
क्या बोलूँ मैं, मतलब ऐसा लगता था दुनिया में मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक ऐसी फीलिंग आती है। क्योंकि हम लोगों जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले पाते हैं। और उसमें भी बहुत गिने चुने होते हैं, चुनिंदा होते हैं कि जिनकी टॉप रैंक आती है। ठीक है, तो मैं अपने आप को कभी भी वैसा समझता नहीं था, उतना कैपेबल अपने आप को नहीं मानता था। तो सेम सिचुएशन हो सकता है आप लोग भी फेस कर रहे हों। ओके, बट इसमें करना क्या चाहिए, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता हूँ क्योंकि टाइम अलाउ नहीं करता, बट थोड़ी सी चीज़ें ज़रूर बता सकता हूँ। इसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग अफर्ट करते रहेंगे बिना किसी रिज़ल्ट की चिंता किए हुए। ओके, तो अपना काम है अफर्ट करते रहना, और रिज़ल्ट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। जब रिज़ल्ट अच्छा आना होगा तो अपने टाइम के साथ वो रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। और वो रिज़ल्ट अच्छा कब आएगा, जब प्रिपरेशन का लेवल धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर 1 ईयर और 1.5 ईयर और 2 ईयर्स, जब वो लेवल अचीव हो जाता है तो आप भी एक साथ, एक नहीं 3-4 एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे, और वो भी अच्छी रैंक के साथ क्लियर कर लेंगे। अभी जैसे मैं ये वर्ड्स आपको बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा है, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ तो एक सिलेक्शन होता नहीं है और आप 4 सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें भी आप बोल रहे हैं कि अच्छी रैंक लेकर के आ जाएंगे। सबको स्टार्टिंग में यही लगता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपर्स का वीडियो है जो मेड इजी के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, एक बार आप टॉपर स्टॉक देखना। ओके, जो गेट के टॉपर्स हैं, ईएससी के टॉपर्स हैं, उनका टॉपर स्टॉक जो मेड इजी के यूट्यूब चैनल पर है, प्लीज़ आप एक बार देखना। जब आप देखोगे ना तो आपको एक आइडिया आएगा। सबको 2-3 साल का टाइम लग ही जाता है। कोई सेकेंड ईयर से प्रिपेयर कर रहा है तो प्रिपेयर करते 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 फाइनल ईयर में ठीक ठाक रैंक लेके आया, ठीक ठाक रैंक आया, बहुत अच्छी रैंक नहीं आई तो 1 साल ड्रॉप लेकर के मतलब 1 साल उसने फुल ईयर डिवोट किया प्रिपरेशन के लिए, फिर अच्छी रैंक उसे आई, तो ले दे के 3 साल तो लग ही गया ना। ओके, तो जनरली सबको 2-3 ईयर्स का टाइम लगता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। और इस 2-3 ईयर्स के टाइम में आपकी फैमिली से लेकर के आपके रिलेटिव्स तक, आपके फ्रेंड्स तक, बहुत सारे लोग आप पे डाउट भी करेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है। ऐसा भी समय आएगा कि जब हर कोई यही कहेगा कि आप 1 ईयर या 2 ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो बट कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ओके, तो अब क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, इससे अच्छा है कोई और काम करना स्टार्ट करो, या किसी और इंडस्ट्री में चले जाओ, किसी और सेक्टर में चले जाओ, सो दैट कि वहाँ से कुछ अर्निंग हो सके। ओके, तो इसमें आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे डाउन नहीं करना है। अपने मोरल को ऑलवेज बूस्टअप ही रखो और थिंक पॉजिटिव। जो लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, वो उनकी अपनी लाइफ है, वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, बट आपकी जो अपनी लाइफ है उसे बनाना किसे है, आपको। और अगर वो बनता है और करियर अच्छा होता है तो उससे पॉपुलैरिटी किसे मिलेगी, आपको। ठीक है, उससे अर्निंग किसकी बढ़ेगी, आपकी। और जो फ्यूचर में आपकी लाइफ होगी, जो आपका जीवन होगा, वो बेहतर होगा किससे, वो किसकी लाइफ बेहतर होगी, आपकी होगी। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ को कहाँ पर ले जाना है वो आपका थिंकिंग ही डिसाइड करने वाला है। आपके बिहाफ पे कोई और डिसीज़न ले ले, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त डिसीज़न ले रहे हैं, आपको ये बोल रहे हैं कि नहीं यार आप इधर चले जाओ और किसी और सेक्टर में, किसी और, जैसे बैंक पीओ की तैयारी कर लो एसएससी जेई की तैयारी कर लो और उधर जा कर के प्रिपेयर करो, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे लोग बोलते हैं, बट आपको क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, मेरे टाइम पे मुझे क्या करना था मुझे मालूम था। मुझे बस कल तैयारी करनी थी, जी जान से तैयारी करनी थी, दिन रात तैयारी करनी थी, तब तक तैयारी करनी थी जब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता है। और सिलेक्शन लेने में टाइम लगता है। मैं भी यहाँ पर आया था तो क्या 2007 में ही सिलेक्शन हो गया था, हुआ था, गेट में हुआ था, 145 रैंक आई भी थी, बट मैं जिस पर्पज़ से यहाँ पर आया था वो अचीव नहीं हुआ था। मेरा पर्पज़ था कि ईएससी को क्लियर करना, एक अच्छी रैंक लाना, फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ठीक है, अब लाइफ धीरे धीरे चेंज होती गई। उसके बाद एक एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब अच्छी रैंक आई
तो ऐसा लगा कि नहीं, मैं इससे आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, तो थिंकिंग अपनी धीरे धीरे बढ़ती है, जो हॉरिजॉन है वो थोड़ा बढ़ता है, अपने विचार थोड़े बड़े होने लगते हैं, और अपनी जो अपना जो टारगेट है, एम है या गोल है, वो भी बड़ा होने लगता है। फिर हम लोग अपनी लाइफ में थोड़ा अच्छा सोचने लगते हैं कि नहीं, अभी जैसे गेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो लगेगा कि नहीं, एक अटैम्प्ट TSU में दे लेता हूँ, हो सकता है कि गेट के एग्ज़ाम से कोई PSU मिल जाए, PSU में लाइफ अच्छी चल रही है, अर्निंग भी अच्छी है, बट टारगेट अपना हमेशा ऊपर का होना चाहिए कि चलो ESE दे करके देखेंगे, हो सकता है कहीं सिलेक्शन हो जाए। जिनका ESE में हो जाता है वो सिविल सर्विसेज का भी अटैम्प्ट दे देते हैं कि चलो सिविल सर्विसेज दे करके देखते हैं, हो सकता है वहाँ सिलेक्शन हो जाए। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने गेट में सिलेक्शन लिया, फिर उसके बाद PSU में गए, फिर PSU से ESE में गए, फिर ESE से सिविल सर्विसेज में गए। और ऐसे कुछ मेरे दोस्त हैं जो अभी सिविल सर्विसेज में IAS की रैंक पर मजिस्ट्रेट, एज ए मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हुए अभी कार्यरत हैं। ओके, तो मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और ट्राई टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, अदरवाइज नेगेटिविटी इस दुनिया में भरी हुई है। हर दूसरा तीसरा इंसान आपको यही बोलेगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, किसी का नहीं हो पाता है। बट आंखें खोल करके देखोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं गेट और ESE के अलावा जिसमें आप एप्लीकेबल हो, जिसमें आप एलिजिबल हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। स्टेट सर्विसेज के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो मतलब अदर दैन गेट जिनका सेपरेट रिटर्न होता है। ओके, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का कभी सेपरेट रिटर्न होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेपरेट रिटर्न होता है, RRB JEE आता है उसका भी सेपरेट रिटर्न होता है। कहाँ इन सब में गेट से एंट्री होती है। ओके, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। ओके, बट हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। हम लोग एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्डेड मैसेज है या फेसबुक पे जो मतलब स्टेटस दिख रहा है किसी का या किसी का मैसेज दिख रहा है, तो उसके भुलावे में रह जाते हैं और उस चक्कर में रह जाते हैं कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि सीट्स कम हैं इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रिपेयर करने का क्या फ़ायदा है। बट आपका काम क्या है कि आप प्रिपेयर करो, सिलेक्शन होगा ही होगा और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, इतना मत सोचते रहो। और मेडीजी का एक पॉडकास्ट चैनल भी लॉन्च हुआ है, मेडीजी पॉडकास्ट, उसमें एक वीडियो आने वाला है जिसमें मेरा कन्वर्सेशन एक आप ही के जैसे किसी बच्चे से है जिसने गेट का एग्ज़ाम क्लियर किया, एक अच्छी रैंक लाया और वो अभी आई थिंक सिनॉप्सिस में वर्किंग है। फिर अभी वो सिनॉप्सिस छोड़ करके ONGC में जाने वाला है। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसमें आपको एक आइडिया भी आएगा कि ये सब तो अफवाहें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मेडिजी में आप जो पढ़ रहे हो ना वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम आ रहा है। उस बच्चे ने बताया भी है। ओके, उसने ये भी बताया है कि जब वो सिनॉप्सिस के इंटरव्यू में गया था तो वहाँ पे रिटर्न हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। रिटर्न में जो चीज़ें उसने यहाँ पर पढ़ी थी मेडिजी में वही काम आया, फिर इंटरव्यू में यहाँ जो चीज़ें उसने पढ़ी थी वही काम आया। और अभी उसका जो पैकेज है 18 लाख पर एनम का है। समझ में आया? तो मतलब अगर अच्छा प्रिपरेशन करो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, PSUs भी हैं और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हमें उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, अफवाहों में नहीं रहना है और अपना एक अच्छा सिलेक्शन ले करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अभी वापस आते हैं यहाँ पर जो बता रहा था। चलो अभी पहले पढ़ा लेते हैं, उसके बाद 5 बजे के बाद अगर किसी को कुछ डिस्कस करना है तो मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, अमन बेटा आप जो बोल रहे हैं वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, लेकिन 5 बजे के बाद ठीक है, 5 बजे तक क्लास है तो पहले उसे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें 5 बजे के बाद डिस्कस करते हैं। पहले सिलेबस तो कंप्लीट करें, ये बहुत ज़रूरी है कंप्लीट करना।
अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल लिखना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल लिखो पीरियोडिक सिग्नल। फॉर पीरियोडिक सिग्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म इज 2 पाई समेशन Cn डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, रेंज ऑफ एन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ठीक है, नेक्स्ट सिग्नल लिखना। नेक्स्ट सिग्नल इज पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन समेशन डेल्टा टी माइनस एन टी नॉट, रेंज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। फूरियर ट्रांसफॉर्म इज ओमेगा नॉट समेशन डेल्टा ओमेगा माइनस एन ओमेगा नॉट, रेंज ऑफ एन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ओके, अभी इसके बाद नेक्स्ट सिग्नल लिखना। अब इसके बाद एक और सिग्नल लिख रहा हूँ, गॉसियन सिग्नल। गॉसियन सिग्नल, गॉसियन सिग्नल मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया है। मैं यहाँ पे अभी डिस्कस कर लूँगा कि मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, इसे गॉसियन फंक्शन क्यों कहते हैं, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है। ओके, गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन मैं क्लास में नहीं करूँगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन मोर देन 1 पेजेस है, मतलब कुछ 2 पेजेस के आसपास टाइम लगता है डेरिवेशन में, और 15 मिनट्स 20 मिनट डेरिवेशन में टाइम लगता है। और ये डेरिवेशन अब कहीं एग्ज़ाम में आता जाता है नहीं। हाँ, अगर आना होगा तो ESE के कन्वेंशनल में आ सकता है। तो मैं एक काम करूँगा, जो गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर दूँगा। तो इन केस जो लोग इंटरेस्टेड होंगे कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आया, तो एंटायर प्रोसेस मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर। यहाँ पर क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ओके, फंक्शन इज e की पावर माइनस AT स्क्वायर फॉर a ग्रेटर देन 0। सो दिस फंक्शन इज नोन एज गॉसियन फंक्शन। तो कोई मैथमेटिकल फंक्शन किसी पर्टिकुलर फॉर्म को फॉलो करता है तब उस फंक्शन को कहते हैं गॉसियन। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए फिर कम्युनिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पर्टिकुलर फॉर्म होता है। एंड व्हाट इज़ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए आपको रैंडम वेरिएबल्स पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी, ये सब कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। सिंपल वे में गॉसियन फंक्शन है क्या, एक पर्टिकुलर मैथमेटिकल फॉर्म है जो कोई फंक्शन फॉलो करता है तो उसको कहते हैं गॉसियन। एंड व्हाट इज़ दैट मैथमेटिकल फॉर्म, e की पावर माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू वेरिएबल स्क्वायर। फिर से सुनना, e की पावर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस सम पॉजिटिव कांस्टेंट इनटू वेरिएबल स्क्वायर। अभी देखो, e की पावर माइनस पॉजिटिव कांस्टेंट a इनटू वेरिएबल स्क्वायर फॉलो हो गया, तो इसीलिए इस मैथमेटिकल फंक्शन को क्या बोलेंगे, गॉसियन। और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखो, अंडर रूट पाई बाई ए e की पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4a और अंडर रूट पाई बाई ए e की पावर माइनस पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई ए। ठीक है, देखो जो ओमेगा में लिखा है इसको आप एफ में कन्वर्ट कर सकते हो ना। ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई एफ। तो ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखोगे, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल आउट। तो e का पावर ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बाई ए, वही मैंने लिखा है। तो ओमेगा के फॉर्म में आप याद कर लो और f के फॉर्म में वो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप अगर देखो तो ये जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आया ये भी गॉसियन नेचर का ही है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है, e की पावर माइनस पॉजिटिव कॉन्स्टेंट 1/4a, ए पॉजिटिव है ना, तो 1/4a भी कैसा, पॉजिटिव। e की पावर माइनस पॉजिटिव कॉन्स्टेंट 1/4a इंटू वेरिएबल ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ भी फॉर्म कैसा फॉलो हो गया, गॉसियन। तो गॉसियन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी गॉसियन नेचर का ही होता है। ओके, गॉसियन नेचर फूरियर ट्रांसफॉर्म, और ये भी ESE का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जो फ्रीक्वेंटली ESE के एग्ज़ाम में आता है। तो उस स्टेटमेंट को लिख डालते हैं,
and the statement which is very important for the ESE pre, and statement is for Gaussian signal, Fourier transform is also Gaussian in nature. ठीक है, ESE का ऑब्जेक्टिव है कि गॉसियन सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है. ऑप्शंस आर कांस्टेंट, नेक्स्ट ऑप्शन पैराबोलिक, नेक्स्ट ऑप्शन लीनियर, फोर्थ ऑप्शन गॉसियन. तो आंसर क्या? गॉसियन. समझ में आया? अभी हम लोग गॉसियन सिग्नल से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं. e⁻⁻πt², इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म वेरिएबल f के टर्म्स में लिखना है. ओके, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म वेरिएबल f के फॉर्म में लिखना है. ये भी ESE का ऑब्जेक्टिव है कि e⁻⁻πt² का फूरियर क्या होता है. 4 ऑप्शन से वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं. यही वाला फॉर्मूला तो है. इसी में a को क्या पुट करोगे? पाई. तो आपने क्या किया? a को कितना पुट किया? पाई. अब यहाँ से लिख रहा हूँ e⁻⁻πt² फूरियर ट्रांसफॉर्म. ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा. डायरेक्टली f वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ. a को कितना पुट करूँगा? पाई. तो फूरियर विल बी √π/a. a इज़ हाउ मच? पाई. e⁻⁻π² f²/a. a कितना है बेटा? पाई. अभी पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल आउट. तो ओवरऑल आंसर कितना आया? आंसर कितना आया? e⁻⁻π f². पाई से ये जो स्क्वायर वाला टर्म है कैंसिल आउट होगा. तो e⁻⁻πt² का फूरियर कितना आया? e⁻⁻π f². समझ में आ गया होगा? चलो, अब इसके बाद ये तो आपने देख लिया कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स हैं जिनका फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें याद रखना है. देखो, अब इसको देख करके नहीं घबराना है कि 14 सिग्नल्स हैं, इनका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे याद रखेंगे. ये सारी चीज़ें मैंने जो लिंक शेयर किया है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें आपको दिख जाएगा. याद करने की टेक्निक आपको दिख जाएगी. ठीक है, ओके. हम लोगों का काम ये है कि जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना, उसे इसलिए याद रखें सो दैट कि एग्ज़ाम में उसको रिकॉल करने में टाइम कम लगे, है ना, और क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व हो. एग्ज़ाम में आपकी स्पीड मैटर करती है. गेट के एग्ज़ाम में उतनी मैटर नहीं करती है, क्योंकि गेट के एग्ज़ाम में टाइम है 3 आवर्स में 65 क्वेश्चंस है. तो पर क्वेश्चन 3 मिनट्स का टाइम है, तो वो मोर देन इनफ होता है. बट उसमें भी अगर लेंदी न्यूमेरिकल हुआ तो कभी कभी 5-5 मिनट भी लग जाते हैं. तो जो आसान न्यूमेरिकल होगा उसे 2 मिनट में सॉल्व करो, 1 मिनट में सॉल्व करो. कहीं तो कंपनसेट करोगे ना, कहीं टाइम ज़्यादा दोगे तो कहीं तो टाइम कंपनसेट करके कम दोगे. ठीक है, ओके. तो अब अगर इन सब का फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग याद रखेंगे तो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं 14 सिग्नल से रिलेटेड आते हैं. या तो इन्हीं 14 सिग्नल्स पर डायरेक्टली बेस्ड होंगे, या फिर इन 14 सिग्नल्स पर कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके रिजल्टेंट क्वेश्चन फॉर्म किया जाएगा. तो हमें क्या करना है? ये 14 सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म याद रखने हैं. इसके पहले जो 16 प्रॉपर्टीज आपने लिखे हैं वो भी याद रखने हैं. अब इसके बाद अब आप लिखना xt x ओमेगा पेयर्स. राइट डाउन xt x ओमेगा पेयर्स. लिखूँ मैं? फर्स्ट कॉलम में सिग्नल और सेकंड कॉलम में फूरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा क्योंकि ये पेयर्स आपको पहले से भी मालूम है. फॉर रियल सिग्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी कंजुगेट सिमेट्रिक. थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए, सो दैट कि कुछ न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मैं डिस्कस कर सकूँ
जितना भी टाइम अलॉटेड है सिग्नल लेंथ सिस्टम के लिए, ठीक है। रियल सिग्नल के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसा, कंजुगेट सिमेट्रिक, इंटरचेंज करो, न्यू रिलेशनशिप ट्रू है, दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूअलिटी। मैं बोलता था ना कि इंटरचेंज करो, न्यू रिलेशनशिप ट्रू है, तो मैं किस प्रॉपर्टी के हेल्प से बोलता था, ड्यूअलिटी के हेल्प से बोलता था, ठीक है। फॉर कंजुगेट सिमेट्रिक सिग्नल फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी रियल, इफ सिग्नल इज इमेजिनरी then Fourier transform will be conjugate antisymmetric. For conjugate antisymmetric signal Fourier transform will be imaginary. For real even signal Fourier transform will be also real even. ठीक है, कुछ पेयर्स मैं इधर राइट साइड में लिख रहा हूँ xt x ओमेगा पेयर्स, ओके। और भी पेयर्स हैं। नेक्स्ट है इफ सिग्नल इज रियल ऑड फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इमेजिनरी ऑड, ओके। और भी पेयर्स आपने लिखे थे। नेक्स्ट पेयर इज इफ सिग्नल इज इमेजिनरी ऑड देन फूरियर ट्रांसफॉर्म विल बी रियल ऑड। अगर सिग्नल इमेजिनरी इवन है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी कैसा, इमेजिनरी इवन, ओके। इफ सिग्नल इज इवन then Fourier transform will be also even. If signal is odd then Fourier transform will be also odd, and if signal is neither even nor odd then Fourier transform will be also neither even nor odd. शॉर्ट फॉर्म में एनी एनो मैंने लिख दिया है नाइदर इवन नॉर ऑड के लिए। अच्छा, अब इन सब के बाद कुछ और भी पेयर्स हैं जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में होते हैं, वो भी लिख रहा हूँ मैं। सो लेट अस कंटिन्यू xt x ओमेगा पेयर्स, xt x ओमेगा पेयर्स। नेक्स्ट पेयर फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल, for non-periodic signal Fourier transform will be continuous in nature. तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल का Fourier ट्रांसफॉर्म कैसा, कंटिन्यूअस इन नेचर। इंटरचेंज करो देन न्यू रिलेशनशिप विल बी ट्रू फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल Fourier transform will be non-periodic. Next pair for periodic signal Fourier transform will be discrete. Interchange this pair then the new pair will be also true. If signal is discrete then Fourier transform will be periodic. Fourier transform will be periodic. ओके अब यहाँ से कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस नॉन पीरियोडिक कंटिन्यूअस पीरियोडिक। नेक्स्ट टू कॉम्बिनेशंस विल बी डिस्क्रीट पीरियोडिक डिस्क्रीट नॉन पीरियोडिक। तो अभी यहाँ से 4 पेयर्स लिखेंगे हम लोग, ओके 4 पेयर्स।
कंटिन्यूअस नॉन पीरियोडिक, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस पीरियोडिक। ओके, फॉर कंटिन्यूअस सिग्नल फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी नॉन पीरियोडिक। ठीक है, ओके अभी लिखता हूँ मैं कंटिन्यूअस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉन पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कंटिन्यूअस। तो अगर कोई सिग्नल टाइम डोमेन में कंटिन्यूअस नॉन पीरियोडिक है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कंटिन्यूअस नॉन पीरियोडिक नेचर का मिलेगा। ठीक है, कंटिन्यूअस का फोरियर ट्रांसफॉर्म नॉन पीरियोडिक और पीरियोडिक का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा, डिस्क्रीट। मतलब अगर कोई सिग्नल कंटिन्यूअस पीरियोडिक है टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसा होगा, डिस्क्रीट नॉन पीरियोडिक। ओके अब इसी पेयर को इंटरचेंज कर लो, डिस्क्रीट 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 नॉन पीरियोडिक, फिर इसके बाद डिस्क्रीट पीरियोडिक। ओके, चलो अभी लिखें, फॉर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज पीरियोडिक एंड फॉर नॉन पीरियोडिक फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी कंटिन्यूअस। For discrete signal Fourier transform will be periodic and for periodic signal Fourier transform will be discrete। ये सारे पेयर्स आपको याद रखने हैं, इतने सारे पेयर्स आपको थोड़ी याद रखने हैं। ये जो अभी न्यू पेयर्स आपने देखे इसमें आप बस केवल 2 पेयर्स याद कर लो, सारा आंसर आ जाएगा। आपको एक तो ये वाला पेयर याद रखना है और दूसरा ये वाला पेयर याद रखना है, बाकी के सारे पेयर्स कॉम्बिनेशन से और ड्यूलिटी से फॉर्म हो जाएंगे। आप खुद सोचो ना, नॉन पीरियोडिक का कंटिन्यूअस याद रखो, दूसरा पीरियोडिक का फोरियर ट्रांसफॉर्म डिस्क्रीट ये याद रखो, पहले को इंटरचेंज करो दूसरा है, मतलब 12th को इंटरचेंज करो 13th आया, 14th को इंटरचेंज करो 15th आया। अब ये स्टार्टिंग के 4 आ गए तो उसी के कॉम्बिनेशन से रिमेनिंग 4 आ जाएंगे। तो आपको ये जो न्यू सेट ऑफ पेयर्स हैं इसमें पेयर नंबर 12 याद रखना है, पेयर नंबर 14 याद रखना है, बाकी के पेयर्स कॉम्बिनेशन से फ्रेम हो जाएंगे। ओके अब आगे बढ़ें। चलो अभी ये सब तो आपने देख लिया है। ओके, ये सब तो आपने देख लिया। मैं बस केवल ये बताने के लिए कि पेयर से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। वैसे एक क्वेश्चन तो आपने पहले देखा था बट उसमें पेयर से एलिमिनेट नहीं हुआ था, पेयर से भी ऑप्शन से एलिमिनेट होते हैं। इसके लिए क्या करो, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अगर आप देखो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फॉर एक्स टी फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स ओमेगा एंड एक्स ओमेगा इज गिवन and x omega is like this, first pulse positive, second pulse negative, extension -2 से -1, 1 से 2, amplitudes are +4 and -4 and what we have to do, we have to find out xt out of 4 options A, B, C and D। ठीक है, पहले आप रिप्लाई करो चैट बॉक्स में कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ।
ओके, तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है। देखो ऑप्शन बी तो आंसर नहीं है, सेकेंड ऑप्शन आंसर नहीं है। आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन इज आंसर। ओके, बाकी के ऑप्शंस आप चेक करना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ऑप्शन सी देखो क्या लिखा गया है, 4j अपॉन पाई टी इंटू कॉस 2t माइनस कॉस टी। अब आपने इस तरह चेक किया, x ऑफ ओमेगा इज रियल ऑड, देन इट्स इनवर्स xt विल बी इमेजनरी ऑड। अभी आप चेक कर लो, यहाँ j का टर्म है तो ऑप्शन सी इमेजनरी है। ऑड इसलिए है क्योंकि ये जो न्यूमरेटर है, दिस न्यूमरेटर इज इवन फंक्शन एंड दिस डिनोमिनेटर पाई टी इज ऑड फंक्शन अगेंस्ट वेरिएबल टी। टी के रेस्पेक्ट में पाई टी कैसा फंक्शन है, ऑड। इवन बाई ऑड कैसा आया, ऑड। ऑड एज वेल एज इमेजनरी। बाकी के ऑप्शंस आप चेक कर लेना, इमेजनरी ऑड नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए, बी और डी आंसर नहीं है। आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। चलो अब इसके बाद ये सब तो आपने देख लिया, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स लिखो, कुछ और पॉइंट्स लिखो। ओके, अब कुछ और पॉइंट्स लिखो। हाँ, ओके। देखो फूरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बट हम लोग थोड़े और पॉइंट्स अभी कवर करने वाले हैं जो फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड हैं। ओके, सो राइट डाउन यूज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म for output calculation in linear time invariant system, in the linear time invariant system। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। सबसे पहले सपोज सिस्टम इज LTI। For LTI system, transfer function of system is h of omega. System input is x of t and system output is yt. Okay, input है xt, output है yt and input xt is sinusoidal. Input xt कैसा है, sinusoidal, like a naught cos omega naught t plus phi, and what we have to do, we have to calculate output yt। इनपुट साइनोसॉइडल है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट yt। तो साइनोसॉइडल इनपुट के लिए सिस्टम का आउटपुट आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट इनटू मॉड h ओमेगा नॉट इंटू कॉस ओमेगा नॉट t प्लस फाई प्लस फेज ऑफ h ओमेगा नॉट। ठीक है, तो अगर इनपुट साइनोसॉइडल है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आउटपुट डायरेक्ट लिख डालो। अच्छा, अब इससे रिलेटेड कोई एग्जांपल आपके वर्कबुक से ही सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अजय बोल रहे हैं कि सर ये जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, अजय अभी क्वेश्चन नंबर 11 में ही रह गए हैं, तो इसलिए अजय पूछ रहे हैं कि सर अगर इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते। बहुत सारे तरीके हैं फिर तो,
अब सॉल्व करने में आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर पल्स है इसका इन्वर्स सैम्पलिंग के फॉर्म में लिखो। फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगल तो टाइम डोमेन में क्या, सैम्पलिंग। तो इसका इन्वर्स आप सैम्पलिंग के फॉर्म में लिखो, और क्योंकि ये रेक्टेंगल इवन सिमेट्रिकल नहीं है तो सैम्पलिंग अलॉन्ग विथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा। इसके इन्वर्स में भी सैम्पलिंग अलॉन्ग विथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा। तो टाइम डोमेन में सैम्पलिंग फंक्शन विथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल प्लस सैम्पलिंग फंक्शन विथ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आएगा। फिर वहाँ से थोड़ा रीअरेंजमेंट करो, जो भी ऑप्शन है ये मैच हो जाता है। दूसरा तरीका है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिफ्रेंशिएट कर लो। यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल ही तो है, इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएट किधर कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ जाएगी, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन से भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा था अच्छा चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में परनीत ने एक डाउट पूछा है, वो मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ। बाय द वे मैं डाउट तो क्लास में एंटरटेन नहीं करता हूँ, लेकिन आज मेरा रूल मैंने ही ब्रेक कर दिया है, क्योंकि आज बहुत सारे डाउट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में ही, तो अब इसको भी डिस्कस कर ही लेता हूँ। नहीं तो परनीत सोचेंगे कि बाकी सबका डाउट सर बता रहे हैं, मेरा डाउट बता ही नहीं रहे हैं। ठीक है, बस केवल इस रीज़न से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस डाउट का आंसर पहले आप लोग रिप्लाई करेंगे, फिर मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो देखो परनीत ने पूछा सर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा क्वेश्चन था जो अभी लास्ट हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में परनीत ने क्या किया, एरिया कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ओके, अच्छा, फिर एरिया कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद परनीत ने बोला ऑल ऑप्शंस आर ज़ीरो। उन्होंने एरिया कॉन्सेप्ट यूज़ किया और सारे ऑप्शंस ज़ीरो हो गए। तो परनीत बेटा आपने अच्छे से चेक किया है क्या, मान लो चारों ऑप्शन अगर इन केस अगर चारों ऑप्शन ज़ीरो हो भी जाते तो ज़ीरो हो गए तो प्रॉब्लम क्या है उसमें। मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो पहले ले रहा हूँ कि मान लो चारों ऑप्शन ज़ीरो हो जा रहे हैं, तो क्या आप आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, पेयर यूज़ कर लो। अब आप बोलोगे सर पेयर भी मैच हो जा रहा है, मान लो दो ऑप्शन में पेयर मैच हो जा रहा है, फॉर एग्जांपल रियल ऑड है, इमेजिनरी ऑड आएगा, और इमेजिनरी ऑड दो ऑप्शंस में मैच हो जा रहा है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर अदर प्रॉपर्टी यूज़ करके सॉल्व करना पड़ेगा। इतना तो कर सकते हो ना। मैंने ये थोड़ी बोला है कि हर क्वेश्चन में एलिमिनेट हो जाएगा, मैंने तो ये बोला है कि पहले एलिमिनेट करने का ट्राई कर लो अगर क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो। अगर आपको आसान लग रहा है और किसी प्रॉपर्टी से आसानी से सॉल्व हो रहा है तो आप सॉल्व कर लो। समझ में आया? ओके, अच्छा, बाकी क्वेश्चन नंबर 11 में आप चारों ऑप्शन में टी को ज़ीरो पुट करके देखो तो कहाँ सारे ऑप्शन ज़ीरो हो रहे हैं। ऑप्शन बी की ही मैं बात करूं तो ऑप्शन बी में तो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो ऑप्शन बी में तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा। ऑप्शन ए में बात करूं तो भी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, हाँ ऑप्शन सी में 0 आ जाएगा। तो अब 0 आए या नहीं आए हमें इससे क्या मतलब है। अगर मान लो एरिया प्रॉपर्टी से चारों ऑप्शन में सेम ही रिजल्ट आ रहा है, सबका जो एरिया आना चाहिए वही मैच हो जा रहा है, तो नहीं हुआ एलिमिनेट, कोई बात नहीं है। पेयर लगाएंगे, एक्स-टी एक्स ओमेगा पेयर हमने यूज़ किया और दो ऑप्शंस में सेम पेयर मैच हो गया तो भी कोई बात नहीं है। ओके, कम से कम
हम लोगों को ये तो समझ में आया ना कि ऑप्शंस एलिमिनेट करने का भी तरीका होता है, ये तो बड़ी बात है ना। ये ऑप्शंस एलिमिनेशन कौन जानता है? कोई जानता ही नहीं है। ये तो मैं बैठ करके क्लास में डिस्कस करता हूँ, इसलिए मेरे ही स्टूडेंट्स ये सब जानने लगे हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? और मान लो दोनों तरीके से आउट ऑफ 4 3 ऑप्शंस नहीं हुए एलिमिनेट, तो दूसरा तरीका यूज़ कर लो। जैसे 11 में ही मैंने बताया कि मान लो अगर नहीं होता एलिमिनेट तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन यूज़ करते हैं, फिर एक्स ऑफ टी को कैलकुलेट करते हैं। दूसरा तरीका भी बोला कि एक्स ऑफ ओमेगा में 2 रेक्टेंगल्स हैं, तो उसका इन्वर्स अगर लिखोगे तो टाइम डोमेन में सैम्पलिंग विथ एक्सपोनेंशियल, दोनों रेक्टेंगल के इन्वर्स में सैम्पलिंग विथ एक्सपोनेंशियल आएगा। ऐड करो, रीअरेंज करो, टाइम लगेगा, टाइम दो, आंसर तो मैच होगा ही होगा। ओके चलो अभी वापस से क्वेश्चन पर आ जाए जो मैं इधर डिस्कस कर रहा था। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ए नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव इज द सिस्टम इनपुट एंड फॉर दिस इनपुट व्हाट विल बी द आउटपुट, ए नॉट मॉड एच ओमेगा नॉट इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। यहाँ जो फेज़ है वही फाइव यहाँ पर भी है, सेम फाइव मैंने लिखा है, प्लस फेज़ ऑफ एच ओमेगा नॉट। अब इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके अभी सोच तो रहा हूँ आपके वर्कबुक में कुछ क्वेश्चन तो हैं जो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। ओके तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके मैं एक बार देख लेता हूँ कि कौन सा सॉल्व कराऊँ। ठीक है देखो क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 9। ओके चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 9। ओके सिस्टम इज LTI, for LTI system mod h omega with respect to omega is given, phase of h omega with respect to omega is given, mod h omega with respect to omega given है और phase of h omega with respect to omega given है। mod h omega में वेव फॉर्म है कुछ ऐसा, -3 pi to 3 pi and peak amplitude is 1। फेज ऑफ एच ओमेगा में वेव फॉर्म कुछ ऐसा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पल्स, फ्रीक्वेंसीज आर -3 pi and 3 pi and वैल्यूज़ आर -π/2 and π/2। ठीक है तो ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड ग्राफ और फेज ग्राफ गिवन है। सिस्टम इनपुट भी गिवन है। सिस्टम इनपुट xt इज इक्वल टू cos 2 pi t plus theta and what we have to do, we have to calculate system output yt। यही कैलकुलेट करना है। ओके सिस्टम आउटपुट yt कैलकुलेट करना है। ठीक है सबसे पहले चेक करो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट इज़ हाउ मच 2 पाई। ओमेगा नॉट यहाँ पर कितना है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो ओमेगा नॉट इज़ 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। अभी क्या कैलकुलेट करोगे, मॉडुलस ऑफ एच ओमेगा नॉट, फिर कौन सा वैल्यू लिखोगे, फेज ऑफ एच ओमेगा नॉट। फिर आउटपुट कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूले से। व्हाट इज़ द फॉर्मूला, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट, इनपुट का पीक एम्पलीट्यूड कितना है 1 इंटू मॉडुलस ऑफ एच ओमेगा नॉट इंटू इनपुट में जो भी साइनोसाइड है। अच्छा ये जो फार्मूला आपने लिखा है, दिस फार्मूला इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर साइन ऑल्सो। अगर इधर साइन होगा तो यहाँ साइन लिखो, यहाँ कॉस होगा तो यहाँ कॉस लिख देना। ठीक है
या तो दोनों साइन लिखो या फिर दोनों कॉस लिखो, दोनों में सेम रिजल्ट एप्लीकेबल है। यहाँ पर आ जाते हैं, फिर आप लिखते कॉस 2 पाई टी प्लस थीटा, ओके, प्लस फेज ऑफ एच ओमेगा नॉट। अभी क्या करोगे, ओमेगा नॉट पर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो और फेज कैलकुलेट करो। तो ओमेगा नॉट इधर कहीं फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा नॉट विच इज़ 2 पाई। अब 2 पाई पर क्या लिखोगे आप, 2/3, इतना ही तो आएगा। ओके, कैलकुलेट कर लो ना, स्लोप से कैलकुलेट करो। 3 पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो 2 पर एम्पलीट्यूड कितना होगा 2/3। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ना कि 3 पाई पर एम्पलीट्यूड कितना है 1, तो 2 पाई पर एम्पलीट्यूड कितना 1/3 पाई इंटू 2 पाई कितना आया 2/3। तो मैंने ऐसी जो बचपन में मैथमेटिक्स पढ़ा था ना कि यूनिटी रूल कि 2 पर इतना तो 3 पर कितना, ठीक है, 3 पर इतना तो 2 पर कितना, वही रूल लगा लिया, विच इज़ नथिंग बट स्लोप कैलकुलेशन रूल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह 2 पाई पर फेज कितना है π/2, तो मॉड एच ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 2/3, फेज एच ओमेगा नॉट कितना है π/2, तो मॉड एच ओमेगा नॉट को पुट करो 2/3, फेज एच ओमेगा नॉट को क्या पुट करोगे π/2। तो आंसर में क्या लिखता, थोड़ा देखते हैं, कॉस π/2 प्लस थीटा। अभी कॉस π/2 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, मतलब आप लिखेंगे -2/3 -2/3 इंटू साइन 2πt प्लस थीटा। ओके, साइन 2πt प्लस थीटा। पॉइंट क्लियर है ना। कॉस π/2 प्लस फाई का फॉर्म है, मान लेते हैं कॉस π/2 प्लस फाई है, तो क्या लिखोगे माइनस साइन फाई, तो मैंने वही लिखा माइनस साइन फाई, जिसमें फाई कितना है 2πt प्लस थीटा। चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन ए। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन ए। चलो, अब ये तो आपने देखा, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। ओके, सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी और इम्पोर्टेंस ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, जनरली हम लोग जब भी बात करते हैं पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए ही बात करते हैं, बट कैलकुलेशन में हम लोग नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं। ओके, आप जब भी कभी बात करते हो लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन, अब मोबाइल कम्युनिकेशन लाइक कुछ 2200 मेगाहर्ट्ज रेंज में काम करता है। ओके, अब 2200 जो मेगाहर्ट्ज वाला रेंज है, अब ये जो रेंज है ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ में है। ओके, तो हम लोग जब भी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो उसमें पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ ही यूज़ करते हैं। ओके, जैसे वॉइस फ्रीक्वेंसी में बोलूँगा, इन वॉइस फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसीज अप टू 3.4 किलोहर्ट्ज। अब ये मैं कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि ये कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे। ऑडिबल सिग्नल अप टू 20 किलोहर्ट्ज तक होता है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी क्या बोला पॉजिटिव। वॉइस सिग्नल अप टू 3.4 किलोहर्ट्ज, तो मैंने फ्रीक्वेंसी कैसा बोला पॉजिटिव। फिर मोबाइल कम्युनिकेशन में टर्म्स क्या यूज़ किए कि 2000 मेगाहर्ट्ज के अराउंड रहता है, तो मैंने फ्रीक्वेंसी कैसा यूज़ किया पॉजिटिव। देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, जानना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए। तो अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए बस केवल एक पॉइंट यूज़ करता हूँ मैं। जैसे सपोज सिग्नल एक्स टी, फॉर ए सिग्नल एक्स टी, एक्स Fourier transform is x omega. Now this x omega has two parts,
रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा प्लस जे इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा। ठीक है, अब मैं कुछ वेव फॉर्म्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ वेव फॉर्म्स इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट वेव फॉर्म इज रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा with respect to omega, and the second part is imaginary part of x omega with respect to omega। ठीक है, मान लो रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा मैंने कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ किया, -2 से 2 तक एम्पलीट्यूड है 5। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूँ, -2 से 2 तक, और इधर कुछ लिख दूंगा 6 और इधर लिख दूंगा -6 एंड 6। ओके, ठीक है। अभी अगर आप ध्यान दो तो मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज के लिए भी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, इधर भी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए भी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द नेचर ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म। Okay, real part of x omega is even symmetric because this waveform is even, and imaginary part of x omega is odd symmetric because this waveform is even. If real part is even and ये जो waveform है ये odd है, real part even है, imaginary part odd है, तो x of omega का nature कैसा? Conjugate symmetric। एक्स ऑफ ओमेगा किस टाइप का फंक्शन होगा? कंजुगेट सिमेट्रिक फंक्शन होगा। एक्स ऑफ ओमेगा कंजुगेट सिमेट्रिक कब मिलेगा? जब टाइम डोमेन का सिग्नल एक्स टी कैसा होगा? रियल सिग्नल होगा। ठीक है, तो अभी मैंने फर्स्ट सिनेरियो बताया है कि अगर टाइम डोमेन का सिग्नल रियल सिग्नल है तो उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल होगा। पॉइंट क्लियर है? रियल सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी अवेलेबल होगा। कॉमन सेंस वाली बात है, आप खुद सोचो। रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा कैसा होना चाहिए? इवन। अब कोई वेव फॉर्म इवन है और अगर वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर है तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर होगा, तब तो वो मिरर इमेज दिखेगा वाई एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सिमिलरली अगर ऑड सिग्नल भी है तो एंटी सिमेट्रिकल तो होगा। एंटी सिमेट्रिकल होने के लिए अगर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर अवेलेबल होगा तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पर भी अवेलेबल होगा। तो फिलहाल इतना समझ में आया कि रियल सिग्नल के फूरियर ट्रांसफॉर्म में पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के साथ कौन सा फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है? नेगेटिव फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होता है। अच्छा, अब यहीं पर सेकेंड सिनेरियो, सपोज फॉर सिग्नल एक्स टी फूरियर ट्रांसफॉर्म इज एक्स ऑफ ओमेगा एंड real part of x omega and imaginary part of x omega is like this: real part of x omega with respect to omega and imaginary part of x omega with respect to omega। अब मैं कुछ इस तरह से सोचता हूँ कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का तो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ करूँगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह सोच के चलता हूँ कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई यूज़ ही नहीं है, ड्रॉ ही नहीं करूँगा। तो मैं बस केवल क्या करूँगा, यहाँ जो भी आपको ट्रांसफॉर्म दिख रहे हैं इसका बस केवल पॉजिटिव पार्ट ड्रॉ कर दूँगा, ये सोचते हुए कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इस तरह सोचूंगा कि नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का टर्म कोई भी यूज़ करता ही नहीं है, तो मैं न तो लिखूंगा नहीं देखूंगा क्योंकि सुनते तो कभी नहीं है। ठीक है, तो हमने लिखा भी नहीं, आपने देखा भी नहीं इसमें। ओके, क्योंकि हम लोग सुनते तो नहीं है ना नेगेटिव फ्रीक्वेंसी कि एयरटेल को या फिर आइडिया को, वोडाफोन को नेगेटिव स्पेक्ट्रम अलॉट हो गया। अरे फिर कुछ अलॉट ही नहीं हुआ उसको, अगर नेगेटिव स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ तो। ठीक है, आपको नेगेटिव पैसे मिल रहे हैं। अरे नेगेटिव पैसे क्या मिल रहे हैं? कुछ मिल ही नहीं रहा है। नेगेटिव पैसा का मतलब हमसे पैसा लिया जा रहा है ओके,
तो यहाँ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं समझ रहा हूँ कि चलो कोई यूज़ नहीं है। अब थोड़ा हम लोग मैथमेटिकली समझते हैं। आपने देखा दिस रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा इज़ नॉट इवन सिमेट्रिक, imaginary part of x omega is not odd symmetric. So x of omega will not be conjugate symmetric function. Therefore xt will not be a real signal. तो हमें ये पता चला कि अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए ड्रॉ नहीं करोगे तो टाइम डोमेन का सिग्नल xt कभी भी रियल सिग्नल नहीं होगा। ये पॉइंट तो क्लियर है। तो अगर मैं डिटेल में बोलूँ तो रियल सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन में हम लोग पॉजिटिव के साथ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स जो प्रोड्यूस होते हैं इस यूनिवर्स में वो सब के सब रियल सिग्नल ही होते हैं। ओके, आप किसी सिग्नल को सैम्पल करते हो, ट्रांसमिट करते हो, रिसीव करते हो, वो सब के सब कैसे होते हैं? रियल सिग्नल्स ही होते हैं। Complex signal, imaginary signal, they can neither be produced nor be generated. ये जो कॉम्प्लेक्स सिग्नल, इमेजिनरी सिग्नल की बात है, ये ना तो प्रोड्यूस होता है, नहीं कहीं जनरेट किया जा सकता है, नहीं कहीं ट्रांसमिट होता है, नहीं रिसीव होता है। तो पढ़ते क्यों हैं? सवाल ये भी है ना, तो पढ़ते क्यों हैं? पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान होता है। पढ़ते क्यों है? हम लोग इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स टर्म्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये मैथमेटिक्स को आसान करता है। कुछ डेरिवेशंस हैं जो अगर रियल फंक्शंस के हेल्प से करें तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट उन्हीं डेरिवेशंस को कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या इमेजिनरी फंक्शंस के हेल्प से अगर डिराइव करें तो वो आसान हो जाता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में वाइड बैंड एफएम का बैंडविड्थ कैलकुलेशन। मैंने डिटेल में बोल भी दिया है। ओके, या फिर वाइड बैंड एफएम का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो वाइड बैंड एफएम का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो कैसे आता है? कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के हेल्प से। क्या हम लोग रियल फंक्शन के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 4-5 पन्ने में जाएगा, समझ में आ रहा है? अब 4-5 पेजेस में जाएगा तो उतना कौन करेगा डिराइव? उससे बढ़िया है वही कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के हेल्प से करो ना, तो 1 से 1.5 पेज में हो जाता है। ठीक है, 1.5 पेजेस में हो जाता है। ओके, ये एग्जांपल मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल वाले रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इतना तो दिमाग है ना आपके पास कि अगर कोई डेरिवेशन है जो रियल फंक्शंस के हेल्प से कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें 4-5 पेजेस लग रहे हैं, अगर वही डेरिवेशन कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के हेल्प से अगर 1 से 1.5 पेजेस में हो रहा है तो हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल इमेजिनरी फंक्शंस पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मैथमेटिक्स को क्या बना रहा है? सिंपल बना रहा है। समझ में आया? बट प्रैक्टिकली अगर पूछा जाए कि इमेजिनरी सिग्नल प्रोड्यूस होता है क्या? बिल्कुल नहीं। इमेजिनरी का मतलब ये इमेजिन करो। कॉम्प्लेक्स में भी आधा पार्ट क्या होता है? इमेजिनरी। इमेजिन करो। अरे मेरे बच्चे, जो इमेजिन करोगे तो वो तो सामने तो नहीं होगा ना। इमेजिनरी का मतलब ये है इमेजिन करना, मतलब अपने सामने जो प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आया? हम लोग नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इनका इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में। बट किस टाइप के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इम्पॉर्टेंट रोल है? रियल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का इम्पॉर्टेंट रोल है। और हमें ये नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के एनालिसिस देखनी पड़ती है क्योंकि जितने भी सिग्नल्स इस यूनिवर्स में प्रोड्यूस होते हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? रियल। तो हमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की एनालिसिस मालूम होनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो। राइट डाउन, ओके, राइट डाउन, ओके, राइट डाउन देयर इज, अब मैं सोच रहा हूँ कैसे लिखा हूँ इसको। राइट डाउन देयर इज नो practical importance, there is no practical importance of negative frequency, negative
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस मतलब जो डे बाय डे कम्युनिकेशन में हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं कि वॉइस का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना 3.4 किलोहर्ट्ज़, कोई ये थोड़ी बोलता है कि -3.4 किलोहर्ट्ज़ भी होता है, ओके। ऑडिबल रेंज कहाँ तक 20 किलोहर्ट्ज़ तक, कोई ये थोड़ी बोलता है कि -20 किलोहर्ट्ज़ से चालू होता वो है -20 किलोहर्ट्ज़ से चालू, बट नॉर्मल डे टू डे वाले जो टर्म्स हैं उसमें नेगेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं होते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि इसका कोई प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस नहीं है। They are used only for frequency analysis or Fourier transform analysis of real time domain signals, पॉइंट क्लियर है। तो रियल सिग्नल्स के फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में नेगेटिव फ्रीक्वेंसी का इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम लोग नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ते हैं। चलो अभी आज के लिए बस इतना ही। फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक छोटा सा पार्ट रह गया है जो मैं कल के क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, और कल के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ कौन सा है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग पूछ लो। निकी ने बोला सर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन वीडियो अटेंड ज़रूरी है क्या? बेटा अगर सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करने को मिल रहा है वो भी आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, क्विक रिवीजन कोर्स के नाम से है, तो आप उसे अटेंड कर लें।